नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे बीजेपी के ऊपर फट पड़े। असदुद्दीन ओवैसी ओवैसी बोले क्या धर्म की राजनीति सही है? कोई एक नेता बता दे जिस देश में नफरत नहीं फैल रही हो। आखिरकार क्यों दोस्तों राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, कहा ओबीसी दलित पिछड़ों की नहीं ये सरकार। अभी कोई पढ़ाई के लिए लोन मांगने जाए तो उसको चप्पल मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निकाली जमकर भड़ास। कैसे दोस्तों किसान सरकार के बीच में बातचीत अभी भी नहीं बनी है। किसानों ने कहा पहले हम अपनी कम्युनिटी से बात करेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। बताएंगे आखिर आखिरी दौर की बैठक में क्या हुआ है और क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर दिया है सीधा अखिलेश ने। अखिलेश बोले इस बार उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतेंगे पीडी और इंडिया गठबंधन मिलकर। तमाम मुद्दों पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, फिलहाल बीजेपी के ऊपर फट पड़े किसान नेता राकेश टिकैत बोले जब तक सरकार किसानों की मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक किसान यहाँ से उठने वाला नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार कई बार वादे कर चुकी है लेकिन वो उस वादों पर खरी नहीं उतरती। किसानों ने यह भी बताया कि सरकार के वादे सिर्फ जुमलेबाजी होती है, इसलिए हम पहले बात करेंगे अपनी कम्युनिटी से फिर फैसला लेंगे। दरअसल आपको बता दें कहने किसानों को फिर से झांसा दिया जा रहा है कुछ मुद्दों पर। सीधी बात यह दोस्तों कि किसानों को मेरे हिसाब से सरकार पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सरकार किसानों की बात नहीं सुनती। मैं आपको लिख के दे दूं, ये सरकार जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसके लिए चिंता में है। इस सरकार को पता है कि लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसमें हमें किसान आंदोलन को खड़ा नहीं होने देना है, क्योंकि किसान आंदोलन जितने भी आंदोलन होते हैं उसका असर दोस्तों पड़ता ही पड़ता है चुनाव पर। यही कारण है जो ये सरकार बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक चीज़ तो साफ हो चुकी है दोस्तों कि फिलहाल आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से बैकफुट पर लाने की कोशिश है और ये साफ है कि इस बार राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस दमदार परफॉर्मेंस कर रही है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, कहा इस देश में कोई ऐसा नहीं जिन लोगों ने देश को धर्म के नाम पर चलाया हो। उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई भी सरकार इतनी आई लेकिन किसी ने धर्म की राजनीति नहीं की। ओवैसी ने कहा कि मैं भी मोदी सरकार को हटाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सरकार सत्ता से चली जाए, क्योंकि ये सरकार दलित पिछड़ों और मुसलमानों के लिए बहुत ख़तरनाक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम की राजनीति की जा रही है, मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, सिर्फ हिंदुत्व को खुश करने के लिए हिंदू भाइयों को मस्जिदों को गिरा दिया जाता है। ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल ऐसी राजनीति हमारे देश के लिए ख़तरनाक है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लेकिन इन लोग को सिर्फ वही लोग हरा सकते हैं जो ईमानदार हों, तो ऐसे लोगों को वोट दें जो ईमानदारी से चुनाव लड़ रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर फट पड़े अखिलेश यादव। अखिलेश बोले फिलहाल हम हराएंगे बीजेपी को, इस बार पूरी 80 सीटें जीतकर विधानसभा में कर देंगे बाहर। दरअसल आपको बता दें चले अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि इस बार पूरी 80 सीटें जीतकर पीडी और इंडिया गठबंधन आएगा। आपको बता दें चले राहुल गांधी की जोरदार यात्रा भी चल रही है अखिलेश के गढ़ में उत्तर प्रदेश में। ऐसे में अखिलेश यादव और राहुल गांधी बहुत जल्दी साथ में नजर आने वाले। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अखिलेश यादव को न्योता मिला था, जिसके बाद ये साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश की कहानी दोस्तों एकदम क्लीन है। उत्तर प्रदेश में लोग खासकर कर एक मत होकर सपोर्ट करने वाले। लेकिन आपको एक चीज़ हम बता दें, उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है दोस्तों काफ़ी अलग है। ऐसे में पहले कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत हुआ करती थी। अब देखना होगा फिर से वो खोई ज़मीन पाएगी या नहीं, क्योंकि अखिलेश का साथ है। आपको बता दें चले दोस्तों ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर साधा जमकर निशाना। संविधान पर दोस्तों मोदी सरकार को जमकर घेर लिया। दरअसल ममता बनर्जी का कहना है कि मैंने तमाम लोगों के साथ काम किया है, राजीव गांधी से लेकर तो मनमोहन सिंह साहब के साथ। मैंने देश में आज तक ऐसा प्रधानमंत्री कहीं नहीं देखा। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हमारे देश का सेकुलरिज्म या लोकतंत्र ख़तरनाक है तो वह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संविधान ने इस विशाल देश के लोगों को संस्कृत, भाषा, धर्म और सांप्रदायिकता के फ़र्क के बावजूद जोड़ने का काम किया है। ये लोग आपस में बांधता है सबको लोगों को। जब देश को ज़रूरत पड़ी है तो संविधान में संशोधन भी हुए हैं, लेकिन आजकल जो हो रहा है उसे देखकर मुझे डर लगता है। अगर कोई ये कहे कि धर्मनिरपेक्ष खराब है
की धर्मनिरपेक्ष में खास कर दोस्तों ख़राब है। बराबरी करना और जो है अकल्पनीय है, लोकतंत्र खतरनाक है और संघीय ढांचा जो है कोई आपदा है तो हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। अगर कोई कहता है कि संविधान को बदलने की ज़रूरत है तो यह देश के लिए ख़तरनाक है, मुझे इससे डर लगता है। यानी कि दोस्तों आपने देखा होगा गृह मंत्री अमित शाह बार बार कहते हैं कि देश का जो संविधान है उसमें कई चीज़ें छोड़ दी गई हैं इतिहास में, उनको लिखना ज़रूरी है। ऐसा लगता है जैसे दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह इतिहासकार हैं। आप समझिए इन लोगों का सच में बस ना चले, वरना इतिहास में घुसकर भी ये लोग कई चीज़ें अपने मन से लिख दें। जैसे कि सावरकर को दोस्तों वीर सावरकर कहते हैं ये लोग, उसको महान बना दें। और भी जो चीज़ें, जो गोडसे था जो गांधी का हत्यारा था, उसको ये महान बता दें। अगर गृह मंत्री अमित शाह और मोदी का बस चले तो ये दोनों संविधान को बदलने की बात बार बार गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि बार बार इतिहास में कई चीज़ें लिखना चाहिए। आपको बता दें चलें दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर बीजेपी के ऊपर फट पड़े राहुल गांधी बोले देश के दलित, पिछड़े और आदिवासियों के लिए सरकार कुछ नहीं करती। अगर आज भी ये लोग बैंक में लोन लेने चले जाएं पढ़ाई के लिए तो इनको जूते मारकर बाहर निकाल दिया जाता है, उनका अपमान किया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि इस सरकार ने सिर्फ दलित, पिछड़े, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का मजाक उड़ाया है। राहुल यहीं नहीं रुके। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी और अंबानी का करोड़ों रुपए का कर्जा मोदी सरकार एक झटके में माफ़ कर देती है, लेकिन दलित, पिछड़ों और किसानों के लिए सरकार सोचती है और उनको माफ़ भी नहीं करती उनका कर्जा भी। दोस्तों अभी आपको याद होगा कुछ साल पहले की बात है, अडानी और अंबानी के करोड़ों रुपए माफ़ कर दिए गए। जब बात किसान कर्जे की आई तो मोदी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। जाहिर सी बात है अडानी और अंबानी के बल पर ही सरकार यहाँ तक पहुँची है दोस्तों, तो उनका काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसा यही बात नहीं है, सरकार के ऊपर हमेशा ये उंगली उठती रही है कि किसान और दलित, पिछड़ों से ये सरकार भागती है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खोल दिया जो है यहाँ पर दोस्तों मोर्चा दिग्विजय सिंह बोले कौन सा ऐसा पद है जो कमलनाथ को कांग्रेस ने नहीं दिया। कमलनाथ हमेशा से कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस ने उन्हें दोस्तों हर पद दिया। और अगर अब भी कमलनाथ दोस्तों खास कर मुझे नहीं लगता कि वो जाएंगे, लेकिन ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं कि अगर कमलनाथ दोस्तों बाई चांस चले जाते हैं तो ये कमलनाथ के ही लिए ख़तरनाक है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों ऐसे लोगों को तो जनता भी बर्दाश्त नहीं करती जिनको तमाम पद मिले उसके बाद भी वो नाशुक्रापन करे। जैसे दोस्तों गुलाम नबी आज़ाद, कांग्रेस ने गुलाम नबी आज़ाद को हर एक पद दिया, उनको मंत्री बनाया, तमाम चीज़ें मिली, लेकिन उसके बाद आखिर में क्या करा गुलाम नबी आज़ाद ने, कांग्रेस को गच्चा देकर निकल गए और अब बीजेपी के समर्थक बने बैठे, बीजेपी की तारीफ़ें करते हैं और ये भी कहते रहते हैं कि 370 हटा के सरकार ने अच्छा नहीं किया है, लेकिन मोदी सरकार की भक्ति में कोई कमी नहीं। तो गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग दोस्तों आप समझिए अपनी कम्युनिटी के तो दुश्मन होते ही होते हैं, लेकिन दोस्तों वो लोग देश के भी दुश्मन होते हैं। क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद क्या कर रहा है ये दुनिया को दिख रहा है। अपनी अलग पार्टी बनाकर तो वो बैठ गए, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी की तारीफ़ों के पुल बांधने के लिए वो अलग से लगाएं और कांग्रेस की बुराइयां करते हैं। इससे साफ दिखाई देता है कि पूरी ज़िंदगी तो कांग्रेस के छाया तले गुजार दी जब कांग्रेस सत्ता में थी। अब जब कांग्रेस पे थोड़ा सा बुरा वक्त आया दोस्तों तो गुलाम नबी आज़ाद के सुर बदल गए। आज जो मुस्लिमों के साथ हो रहा है उसके बावजूद भी गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी को अच्छा बताते हैं। तो आप समझिए गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोगों की फिर इस देश में ज़रूरत ही क्या है। क्योंकि जो लोग एक ऐसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं जिसने देश में हुड़दंग मचा कर रखा है दोस्तों, जो मस्जिद मंदिर के नाम पर दंगे फैलवाती है, जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटती है, मुसलमानों को एक तरफा कर देती है, तो इससे क्या वो लगाया जा सकता है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को किसान मुद्दे पर लपेटा। दरअसल अरविंद केजरीवाल का कहना है कि किसानों को वो गलत नहीं मानते। उनका कहना है कि किसान अपना काम कर रहा है और सरकार को अपना काम करना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि फ़िलहाल सरकार किसानों से बुरा व्यवहार कर रही है। अरविंद केजरीवाल यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल सरकार के पास कोई भी वो नहीं है एक्सप्लेनेशन जिसमें वो ये कह दे कि उसने किसान के साथ कुछ गलत नहीं किया है। दरअसल दोस्तों इस सरकार के ऊपर हमेशा सवाल उठते रहे कि आखिरकार किसानों के साथ जो हो रहा है वो काफ़ी गलत है, लेकिन दोस्तों किसानों की जो मंशा है उसको पूरा नहीं किया जाता। और भारतीय जनता पार्टी हो या तमाम पार्टियां दोस्तों उन पर ये सवाल खड़े होते रहे हैं कि किसान आंदोलन हो या फिर तमाम चीज़ें हो नहीं सुनी जाती। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं।
अगर उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हम किसानों का साथ देंगे। सीधी सी बात है, केजरीवाल ने किसानों को सपोर्ट कर दिया। आपको बताते चले दोस्तों, अनिल मसीह के बाद बीजेपी के नेता जिन्होंने धांधली कर कर चंडीगढ़ चुनाव में मेयर बन गए थे, अब उन्होंने एक दिन पहले अपना इस्तीफा दे दिया है। आप समझिए दोस्तों, अब जो बीजेपी है वो बेईमानी पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। डैमेज कंट्रोल का मतलब तो आप समझते होंगे, यानी कि दोस्तों जो रायता फैलाया है उसको समेटा जा रहा है और दुनिया को ये बताया जा रहा है कि देखो हम तो ईमानदार हैं, हम बेईमान नहीं हैं। अगर आप इतने ही ईमानदार थे तो अनिल मसीह की बेईमानी पर खूब खुश क्यों हो रहे थे? क्यों आपने जो यहाँ पर तुरंत पद संभाल लिया चंडीगढ़ में, जबकि साफ दिखाई दे रहा था कि 6 वोटों को इनवैलिड प्रूफ कर कर जो वहाँ का जो मेयर था दोस्तों, खासकर जो चंडीगढ़ का जो मेयर बनाना था उसमें बीजेपी के प्रत्याशी को जिता दिया, जबकि बहुमत आम आदमी पार्टी के पास था क्योंकि कांग्रेस ने समर्थन दे दिया था। अब दोस्तों आप समझिए, इस सब के बावजूद भी अनिल मसीह को पहले तो बीजेपी ने निकाल दिया पद से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि ये लोकतंत्र की हत्या है और आप बैलेट पेपर पर निशान क्यों लगा रहे थे। और अब उनको आज क्योंकि उनकी पेशी है तो कल बीजेपी ने एक दिन पहले मेयर का भी इस्तीफा दिलवा दिया ताकि दुनिया को ये बता दे कि देखो हम बेईमानी नहीं करते। जबकि दोस्तों जाहिर सी बात है, जब एक चंडीगढ़ के छोटे से चुनाव में बेईमानी कर सकती है बीजेपी सबके सामने, तो दोस्तों वो ईवीएम में क्या करती होगी, वो कैसे लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बड़े घोटाले करती होगी, इस बात का तो किसी को पता ही नहीं चल पाता होगा। क्योंकि दोस्तों 2% से भी वोट जीता जा सकता है और 2% के घोटाला आराम से किया जा सकता है, ये आप भी जानते हैं। तो कम से कम दोस्तों ये सरकार जो कर रही है वो साफ दिखाई दे रहा है कि भैया अब जब जनता को इनकी पोल खुल गई सबके सामने, तो इन्होंने अच्छा बनने के लिए मेयर को भी हटा दिया और जिसने चुनाव कराया था उसको भी हटा दिया। तो खैर ये कुछ भी कर ले, जनता को तो पता है बेईमान ऑल्सो बेईमान दोस्तों, है ना। बेईमान जो है हमेशा बेईमान रहता है, कहते हैं ना वंस अ बेईमान ऑलवेज बेईमान। तो आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़कते हुए नजर आ गए संजय रावत। संजय रावत ने बीजेपी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। दरअसल आपको बता दें चले, शिवसेना के संजय रावत ने बीजेपी को लपेटे में ले लिया है, उनके साथ साथ कमलनाथ को भी घेर लिया है। दरअसल संजय रावत का कहना है कि जो लोग बीजेपी के साथ जा रहा है वो एक नंबर के कायर और डरपोक हैं। उन्होंने कहा जो भी बीजेपी का साथ देगा वो कायर और डरपोक ही है। यही नहीं दोस्तों, संजय रावत ने यह भी आरोप लगाया है कि फिलहाल बीजेपी से डर कर, उनसे धमक कर कई लोग जो है उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ लोग पैसों के लालच में कर लेते हैं, लेकिन बीजेपी में जाकर उनकी अस्तित्व ख़त्म हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ना फिर वो घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, फिलहाल तमाम लोग जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर नज़र आते हैं, क्योंकि उनकी एक ही मंशा साफ दिखाई देती है कि दोस्तों उनका कोई अस्तित्व बचता नहीं है। वो बीजेपी के साथ तो चले जाते हैं लेकिन दोस्तों जाने का कोई मकसद नहीं होता है, क्योंकि ना जनता उनको वोट देती है और ना कोई और उनको वोट देता है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर भड़कते हुए नजर आए किसान नेता। किसान बोले फिलहाल हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले, तमाम चीज़ें बैरिकेडिंग कीलें बिछाई गई हैं, ये सरकार ने किसानों का अपमान किया है। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, सरकार के ऊपर लगातार आरोप लग रहा है कि सरकार ने किसानों का एक तरीके से अपमान ही किया है दोस्तों। किसानों को ना उनका हक मिल पा रहा है, ना दोस्तों वो प्रदर्शन कर पाते हैं, क्योंकि आप समझिए कब से लोग आए हैं आंदोलन करने, लेकिन उनको दिल्ली की सीमाओं तक जाने नहीं दिया जा रहा है, उनको बीच में ही रोक कर रखा है और उनके ऊपर नज़र ऐसे रखी जा रही है जैसे वो किसान ना हो, आतंकवादी हो। जाहिर सी बात है, ऊपर आसमान में ड्रोन है, नीचे ज़मीन में कीले हैं, पत्थर हैं। अब किसान बेचारा जाए तो कैसे जाए, और अगर अभी किसान तोड़फोड़ मचाएगा तो किसान को बदनाम करने लगेंगे कि देखो भैया किसानों ने पुलिस कर्मियों पर गाड़ी चला दी या फिर उनको चोटें लग गई, तो किसान वो भी नहीं कर सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, हमारे देश में शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने की सबको अनुमति है और शांति हमेशा बनाए रखना चाहिए, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, क्योंकि शांति से ही हर चीज़ का हल निकाला जा सकता है दोस्तों। हिंसा कर कर या मारपीट कर कर किसी चीज़ का समाधान नहीं निकलता, ये दोनों ही पक्षों के लिए गलत होता है। और हमारा देश तो दोस्तों गांधी वाला देश है, जहाँ पर आप समझिए लोगों को गांधी जी ने अहिंसा से भगाया था, हिंसा से नहीं।
तो कम से कम गांधी जी की राह पर लोगों को चलना चाहिए, उस चीज़ को अपनाना चाहिए। हालांकि हम देखते हैं कि बीजेपी कई जगह ऐसी चीज़ें करती है ताकि लोगों का गुस्सा फूटे और इस तरीके की चीज़ें हो जाए, क्योंकि कई बार आप देखिए पत्थरबाजी के आरोप में मुसलमानों को उठा ले जाया जाता है, जबकि गलती किसकी होती है ये मैटर नहीं करता। वो लोग सिर्फ एक धर्म को टारगेट कर लेते हैं। जैसे अभी किसान बैठे हैं तो उनके झूठे वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं या ये देखो तोड़फोड़ मचा रहा है, जबकि वो वीडियो पुराने हैं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खोल दिया है जो यहाँ पर दोस्तों, तब मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोर्चा। खड़गे बोले फिलहाल इस बार राहुल गांधी बनेंगे देश के अगले पीएम। दरअसल मैं आपको बता दें, इशारों इशारों में खड़गे ने ऐलान कर दिया है कि राहुल गांधी होंगे देश के आने वाले पीएम। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी न सिर्फ एक पढ़े लिखे इंसान है, बल्कि राहुल गांधी को देश चलाने की समझ है। दोस्तों, देश वो नहीं चला सकता है जो पॉपुलर तो हो रहा है, लेकिन वो किस बल पर हो रहा है ये आप देखिए। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैं नहीं मानता दोस्तों। मैं इसलिए नहीं मानता कि अगर आप एक धर्म के मुद्दे पर राजनीति करते हो, और जाहिर सी बात है आप मस्जिद की जगह मंदिर बना रहे हो, आप लोगों से ये कह रहा हो कि मंदिर बनवा दिया हमने, आपके नेता खुलेआम कह रहे हैं कि सारी मस्जिदों को हम तोड़ेंगे, खुद निकल जाओ बाहर, और नफरती बयान दिलवा रहा हो आप, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जो एक कम्युनिटी के लोग हैं वो आपसे, कुछ लोग, हालांकि पूरे नहीं, कुछ लोग आपसे खुश होंगे और उन्हें लगेगा कि देखो हमारे धर्म की चीज़ें आ रही हैं, मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, हमें तो अच्छा लग रहा है। कुछ लोग हैं दोस्तों ऐसी सोच के, जिन्हें ऐसा लगता है कि हमें क्या करना, हमारे धर्म का फ़ायदा हो रहा है, हम तो मोदी को वोट देंगे क्योंकि मुसलमानों को टाइट कर रखा है। तो दोस्तों ऐसे लोग बीजेपी को वोट दे देते हैं। लेकिन हमारे ऐसे 50% हिंदू भाई हैं जो बीजेपी के ख़िलाफ़ हैं दोस्तों, जिनको बीजेपी की राजनीति अच्छी नहीं लगती, जो लोग चाहते हैं, कई ऐसे सिविल लोग हैं दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो लोग जॉब करते हैं, आप समझिए काम करते हैं, उन्हें मोदी सरकार की नीतियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, ना उनका आप समझिए ना उनकी जॉब में उनका सही तरीके से काम मिल पाता है, ना उनका पैसा मिल पाता है, और उनकी जो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती थी ओल्ड पेंशन, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। तमाम चीज़ें हैं, इसलिए कर्मचारी भी बीजेपी से नाराज़ रहते हैं, वो भी बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। तो ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राहुल गांधी बनेंगे विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा। क्या राहुल गांधी दोस्तों बीजेपी को कर देंगे इस बार सत्ता से बाहर? दरअसल दोस्तों मामला तो कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। इस बार कांग्रेस की ताकत देखकर बीजेपी बहुत ज़्यादा डर चुकी है। दोस्तों अगर हम पिछली बार के राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी की छवि बीजेपी ने बिगाड़ दी थी। राहुल गांधी की एक पप्पू कैटेगरी बना दी थी बीजेपी ने कि राहुल गांधी पप्पू हैं दोस्तों। लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद से अपने आप को जो साबित किया कि कांग्रेस का दम कैसा है, उसके बाद दोस्तों जनता भी देखती रह गई, क्योंकि कांग्रेस ने ये साबित कर दिया था दोस्तों कि फ़िलहाल वो इस देश की सबसे मजबूत पार्टी है। और आप समझिए राहुल गांधी का वापस आना सत्ता में और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल गांधी की ज़बरदस्त तरीके से पॉपुलैरिटी बढ़ना, इससे साफ दिखाई देता है कि आने वाले समय के दोस्तों राहुल गांधी बादशाह बनेंगे। आप लिख के ले लिए, राहुल गांधी आने वाले समय के पीएम है अपकमिंग, और जब वो देश के पीएम बनेंगे तो देश के लिए मुझे लगता है काफ़ी कुछ वो करेंगे। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों सुप्रेशन नेत ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल सुप्रेशन नेत का कहना है कि फ़िलहाल बीजेपी के लोग फ़िलहाल दलित, पिछड़े और ख़ास करके किसानों के लिए ख़तरनाक हो चुके हैं। सुप्रेशन नेत ने कहा कि इस सरकार की बातों पर भरोसा नहीं करता देश का किसान। उन्होंने कहा कि देश के किसान को ये सरकार धोखा दे रही है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, इस सरकार का अस्तित्व पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अगर आज कोई कहे कि इस सरकार पर भरोसा कर लो तो क्या किया जा सकता है, तो आप भी यही सोचेंगे दोस्तों नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सरकार किसान, आदिवासी, पिछड़ों के लिए ख़तरनाक हो चुकी है दोस्तों। और ऐसे में इस सरकार से अब कोई उम्मीद रखना ही बेकार है, क्योंकि इस सरकार की नीतियाँ दोस्तों मेरी और आपकी समझ से बहुत परे हैं। जहाँ पर आप ये तो यकीन करोगे ही कि इस सरकार की जो नीतियाँ हैं वो आपको समझ में नहीं आती हैं। फ़िलहाल दोस्तों हम तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो दोस्तों अच्छा लगता है और आपको लगता है दोस्तों कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो आप ज़रूर करिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि इस तरीके की जो वीडियोज़ हैं आपको दोस्तों मिलते